अस्सलाम वालेकुम। जी, अब हमने जो चैप्टर करना है दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 सब फर्टिलिटी। सबसे पहले वो बता रहा है कि डिले इन कॉन्सेप्शन जो है ये कॉमनेस्ट रीज़न है जिसकी वजह से फीमेल डॉक्टर के पास आती है, और इसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मोस्टली जो डेफिनेशन एक्सेप्ट की जाती है वो ये है कि अगर कंसीव ना करे 12 मंथ ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद, तो फिर उसको सब फर्टिलिटी कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब जो है ना वो इसके केसेस इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं, और इसको दो टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सब फर्टिलिटी वो होती है कि कपल्स दैट हैव नेवर कंसीव टुगेदर, ठीक है, उनके पहले कोई बच्चे नहीं हुए, तो ये होगी प्राइमरी सब फर्टिलिटी। सेकेंडरी में ये है कि दे हैव प्रीवियसली कंसीव्ड, मतलब पहले उनके बच्चे हैं लेकिन अब जो है ना वो फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही, तो ये सेकेंडरी सब फर्टिलिटी होता है। नेचुरल कंसेप्शन का क्या रूल है कि यूजली अगर फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स हो तो सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 18 to 20% चांस होते हैं कंसीव करने के, और वरना 6 मंथ तक 70% कपल्स कंसीव कर लेते हैं, 12 मंथ तक जो है वो 80%, और फिर 24 मंथ तक 90% कपल एक प्रेगनेंसी अचीव कर लेते हैं। अब आगे वो बता रहा है कि जो कुछ ना फैक्टर्स हैं जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब उनमें से एक फैक्टर है फीमेल एज। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है ना, तो जो क्वांटिटी है एग्स की और जो क्वालिटी है एग्स की वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, इसीलिए फीमेल एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एज का हम देखें तो 36 ईयर्स के बाद जो है वो शार्पली डिक्रीज करता है फर्टिलिटी का ट्रेंड, और उसके बाद 40 ईयर्स के बाद फर्दर ये डिक्रीज कर जाता है। तो 36 ईयर्स के बाद फर्टिलिटी डिक्रीज करती है, 40 ईयर्स के बाद फर्दर डिक्रीज कर जाती है, लेकिन इसमें वेरिएशंस भी आ जाती हैं। अच्छा, दूसरा फैक्टर है मेल एज, मतलब एक तो फीमेल हो गई ना, दूसरा मेल एज है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसे जैसे मेल की एज ज़्यादा होती है स्पेशली 50 के बाद, उसकी जो सीमन क्वालिटी है वो फॉल कर जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर थर्ड चीज़ देखें तो वो है फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, और अगर इंटरकोर्स 3 टाइम्स अ वीक उन्होंने कहा है करें, 3 टाइम्स मोर लाइकली चांस है कंसीव करने के। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है कि ओवुलेशन जिस टाइम पे हो रही होती है, यानी जो पेरी ओवुलेटरी पीरियड है, जो कि आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशन से 14 डेज पहले ऑलमोस्ट होता है, उस दौरान अगर जो है वो इंटरकोर्स हो तो उस उधर तब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से इंटरकोर्स हो तो तब ज़्यादा चांस होते हैं कंसीव करने के और प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो इसको कहते हैं फर्टाइल विंडो। तो फर्टाइल विंडो में अगर ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये 14 डेज प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन होता है, तो ये फोर्थ फैक्टर हो गया। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, ये तो थे ना मेल और फीमेल से रिलेटेड, उनकी बॉडी से रिलेटेड, लेकिन अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं जैसे स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है ये भी एग्स की और स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी को डिक्रीज कर देती है। बॉडी मास इंडेक्स के कितनी वो ओबीस है फीमेल या नहीं है, इससे भी फर्टिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है। फिर स्ट्रेस का भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। स्ट्रेस मेनली जो है ना वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये पूरा एक्सिस है जो कि हाइपोथैलेमस से आना था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने, और फिर पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच ने आना था, तो ये सारा एक्सिस है ना ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये तकरीबन आपको नाम आने चाहिए इन सबके। और ये जो एज का मैंने बताया, ये एज आपको बतानी चाहिए, 36 और 40 जो है वो फीमेल की एज है जिसपे फर्टिलिटी डिक्रीज करती है। आगे आ जाती है फीमेल सब फर्टिलिटी और मेल सब फर्टिलिटी, यानी अब हम देखेंगे कि फीमेल सब फर्टिलिटी के क्या कॉजेज हैं और मेल सब फर्टिलिटी के क्या कॉजेज हैं। फीमेल सब फर्टिलिटी में तीन उसने ना टाइप्स में बता दी। उसने कहा ओवुलेटरी डिसऑर्डर हो सकता है कि ओवुलेशन नहीं हो पा रही, एग रिलीज ही नहीं हो रहा। दूसरा ट्यूबल डैमेज हो सकता है कि फेलोपियन ट्यूब जो है उसमें या ब्लॉकेज है या उसका कोई फंक्शनल डैमेज है, क्योंकि जो फेलोपियन ट्यूब है उसका सिर्फ पेटेंट होना जरूरी नहीं होता, उसकी सिर्फ पेटेंसी जरूरी नहीं होती, बल्कि उसका फंक्शन भी जरूरी होता है। तो उन दोनों में अगर किसी में मसला आएगा तो उसको ट्यूबल डैमेज का नाम देंगे। और तीसरा होता है कोई यूट्राइन डिसऑर्डर है, ये यूट्रस में सही से इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पा रही। तो ये तीन हम टाइप्स में देखेंगे। नेक्स्ट वो बता रहा है कि इन तीन डिसऑर्डर्स को तो हम देखेंगे, लेकिन कुछ जनरल मेडिकल जो कंडीशंस होती हैं जैसे डायबिटीज, एपिलेप्सी या थायराइड का कोई डिसऑर्डर या बोवल की डिजीज, ये भी जो है वो कंसेप्शन का चांस रिड्यूस कर देती हैं। अब ओवुलेटरी डिसऑर्डर की बात करें तो ओवुलेटरी में सबसे कॉमन जो कॉज है, जो कि हमने एक चैप्टर में डिस्कस भी किया है, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हमने देखा था कि क्या होता है कि एंड्रोजन ज़्यादा बनते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन भी ज़्यादा बन रहा होता है, एंड्रोजन भी ज़्यादा बन रहे होते हैं, एमेनोरिया हो जाता है, फर्टिलिटी हो जाती है, ठीक है। और वेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, हिर्सुटिज्म, एक्ने, ये सारी चीज़ें हम ना इसके फीचर्स डिस्कस करके आए थे। अब वो वाली वुमेन जिनको पीसीओएस होता है, ओलिगोमेनोरिया से सफ़र कर रही होती हैं, अब उनको ट्रीटमेंट हम देते हैं। और अब यहाँ पर बात ये है कि जब उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, लाइक आप उनको देखा था आपने कि जब ओलिगोमेनोरिया या मेनोरिया के लिए ट्रीटमेंट देते हैं तो वो सीओसीपीज होती हैं, क्योंकि ये साइकिल को रेगुलेट करते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, या उनकी हिस्टोटिज्म का ट्रीटमेंट भी सीओसीपी होता है। तो ये जो हमने उनको ड्रग्स दिए ना, यूजुअली ये तो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स होती हैं, इनकी वजह से कॉन्ट्रासेप्शन होती है।
तो हम अगर पीसीओएस के ट्रीटमेंट में ये देंगे तो उसकी केस में फिर उतनी देर वो कॉन्ट्रासेप्शन में रहेंगी, उतनी देर वो कंसीव नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये चीज़ भी, ये पॉइंट भी याद रखना होता है। दूसरा जो है वो हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर, एक तो पीसीओएस हो गया ना जिसमें सब फर्टिलिटी होती है, फिर इसके लिए हम ओवुलेशन इंडक्शन करवाते हैं, क्लोमिफिन देते हैं, उससे ये ना मसला ठीक होता है। और ये तो फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ सब फर्टिलिटी में देख लेंगे ना। आगे हम चलते हैं तो आगे हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर आ जाते हैं। यानी मसला ओवुलेटरी ही है, मसला यही कि ओवुलेशन नहीं हो पा रही, बट उसका जो है ना वो कॉज हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर है कि हाइपोथैलेमस जो है वही जीएनआरएच नहीं बना रहा है, या जो पिट्यूटरी जो है वही एफएसएचएलएच नहीं बना रहा, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया है। तो यहाँ हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमिक हाइपोगोनेडिज्म है। तो इन केसेस में भी जब पीछे से हार्मोन ही नहीं आ रहा, स्टिमुलस ही नहीं आ रहा, तो फिर ओवरीज भी जो है वो ना ओवुलेशन होगी ना एस्ट्रोजन बनेगा। और इसके अलावा कुछ एंडोक्राइन अब्नॉर्मैलिटीज भी हो सकती है, जैसे थायराइड डिसीज, ये भी जो है ना एनोवुलेशन करवा देती है। तो ये ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स हो गए कि ओवुलेशन ही नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही, पीसीओएस है, या हाइपोथैलेमस से स्टिमुलस नहीं आ रहा, या पिट्यूटरी से नहीं आ रहा, या थायराइड डिस्टर्बेंस है। आगे आ जाती है जो ट्यूबल प्रॉब्लम, ट्यूबल ब्लॉकेज। ट्यूबल ब्लॉकेज क्योंकि कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हुआ है, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज थी, उसकी वजह से ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हुई है, देन उसका ब्लॉक हो गया। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन जैसे क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो सकता है, ये सिग्निफिकेंट डिग्री की ट्यूबल डैमेज करवा देता है, और इसको हाइड्रोसेल्पिंग्स का नाम देते हैं। जब हमने इन्फेक्शन पढ़े ना जेनिटो यूरिनरी, उसमें भी हमने ये चीज़ देखी है कि हाइड्रोसेल्पिंग्स हो जाती है, यानी जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें इतना डैमेज हो जाता है क्लेमाइडिया की वजह से कि वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक उसकी वॉल हो जाती है, एपिथेलियल म्यूकोसा फ्लैटन हो जाता है, और पेरी ट्यूबल ट्यूबल इडहियंस बन जाते हैं। तो इडहियंस बन जाते हैं और वो ब्लॉक हो जाती है, उसमें जो है ना वो वॉल थिक हो जाती है, तो इस वजह से उसको हाइड्रोसेल्पिंग्स का नाम दिया जाता है। एक तो ये कॉज हो गया इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, एंडोमेट्रियोसिस। उसके अलावा कोई प्रीवियस सर्जरी, अब वो सर्जरी पेल्विक भी हो सकती है, एब्डोमिनल भी हो सकती है, उस सर्जरी का स्कार टिश्यू बना और सर्जरी के बाद एडहेजन्स बनी। आपको याद होगा जब हम जीआईटी कर रहे थे तो बॉवल में भी हमने देखा था कि एडहेजन्स जो बनती है सर्जरी के बाद उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर भी अगर सर्जरी के बाद एडहेजन्स बनेंगी तो वो ट्यूबल पेटेंसी को या ट्यूबल फंक्शन को रिड्यूस कर देंगे, कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। आगे वही बात करें जो मैंने आपको बताई कि फिलोपियन ट्यूब जो है ना वो पैसिव कंडक्ट, ये नहीं है कि सिर्फ उसने एक रास्ता देना है, बल्कि उसका फंक्शन भी एक होता है जो कि नॉर्मल रहना चाहिए। तो ट्यूब अगर पेटेंट भी होगी और अपना फंक्शन भी परफॉर्म करेगी तो फिर जो है ना वो नॉर्मल हम कहेंगे कि फिलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, ठीक है। दोनों फैक्टर्स का होना जरूरी है। थर्ड चीज आ जाती है यूट्राइन प्रॉब्लम। अब हमने ओवुलेटरी भी देख लिया, ट्यूब के साथ भी देख लिया क्या मसला हो सकता है, यूट्रस के साथ क्या मसला। यूट्रस में मोस्ट कॉमन होता है फाइब्रॉइड होते हैं, ये जो फाइब्रॉइड हैं फर्टिलिटी के साथ इंटरफेयर कर रहे होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इनका साइज क्या है, इनकी लोकेशन क्या है। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड भी होते हैं, सब सिरोजल भी होते हैं, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड भी होते हैं। तो अगर सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है तो इनको तो डायरेक्टली इंपैक्ट आएगा ना कि इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे, इम्प्लांटेशन को डिस्टर्ब करेंगे। और अगर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है तो वो उनके साइज पे डिपेंड करता है। अगर उनका साइज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो तब वो फर्टिलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं सब सिरोजल, जो सबसे बाहर साइड पे होते हैं, सब सिरोजल फाइब्रोइड होते हैं। इनका क्योंकि ये आउटर पड़े हुए हैं, सिरोजा के नीचे पड़े हुए हैं, तो इनका बहुत लिटिल इम्पैक्ट आ रहा होता है अगर आए भी तो पहली चीज होगी फाइब्रोइड, सबसे ज्यादा जो है वो सब म्यूकोजल फाइब्रोइड है ना, ये डेंजरस होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। दूसरा आ जाता है जी एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स भी इम्प्लांटेशन का चांस रिड्यूस कर देंगे। और तीसरा आ जाता है एंडोमेट्रियल स्कारिंग, एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम को ना हमने जहाँ पे हमने यूट्रस की बेनाइन कंडीशंस पढ़नी है, बेनाइन डिजीज पढ़नी है ना, उधर हमने इसको डिस्कस करना है। एशरमैन सिंड्रोम, इसमें भी ये होता है कि जो है ना वो कोई प्रोसीजर किया था यूट्रस में, उसके बाद जो है वो यहाँ पर फाइब्रोसिस और स्कारिंग और एडियंस बन जाती हैं, उस वजह से वहाँ पर फिर इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रही, या कोई सर्जरी हुई थी यूट्रस की, या कोई इन्फेक्शन था। तो इन सब केसेस में क्या हो सकता है कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये सारे ओवरी से रिलेटेड, फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड और यूट्रस से रिलेटेड कॉजेज हमें समझ आ गए हैं जो फीमेल्स में हो सकते हैं। अब मैं आपको अगर इनको लिस्ट करवा दूं तो ओवुलेटरी में हमने देखा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर, हाइपोप्रोलेक्टिनीमिया जो कि पिट्यूटरी डिसऑर्डर है, और थायराइड डिजीज। ट्यूब से रिलेटेड हमने देखा कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, वो ट्यूब्स को डिस्टर्ब कर सकती है। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन जिसमें हाइड्रोसल्पिंग्स होगा, या प्रीवियस कोई पेल्विस की या एब्डोमिनल सर्जरी थी जिसकी वजह से एडहेजन्स बनेंगी और ट्यूब ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। लास्ट हमने देखा यूट्रस की प्रॉब्लम जिसमें फाइब्रॉइड्स था, ठीक है, और सबसे ज्यादा फाइब्रॉइड्स में से सेमीगोजल फाइब्रॉइड डिस्टर्ब करते हैं, फिर एंडोमेट्रियल पॉलिप था, फिर एशरमैन सिंड्रोम था, और फिर किसी सर्जरी या इन्फेक्शन की वजह से स्कारिंग, ठीक है। अब बात करते हैं मेल। मेल में क्या कॉज हो सकते हैं सब फर्टिलिटी के। मेल में जो है वो स्पर्म नंबर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या स्पर्म की क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकती है, ये मेन कॉज होता है सब फर्टिलिटी का। अब उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि स्पर्म के जो काउंट है वो आहिस्ता आहिस्ता फॉल करते जा रहे हैं, और इसमें कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, या डाइटरी इश्यूज हो सकते हैं। और उसके अलावा अब ना कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन जैसे ऑर्काइटिस, अब वो मम्स का एक इन्फेक्शन होता है ना, वो ऑर्काइटिस करवा देता है जिसकी वजह से फिर मेल को सब फर्टिलिटी हो सकती है। आप डिडमस में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो एपिडिडमस का डैमेज हो गया, या पेल्विक रेडियोथेरेपी की थी किसी कैंसर के लिए या किसी प्रोसीजर के लिए, रेडिएशन जो थी वो पेल्विस पे डाली गई थी, या कुछ सर्जरी की गई थी, अनडिसेंडेंट टेस्टिस के लिए सर्जरी की थी,
उसकी वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन रिड्यूस हो सकती है। उसकी वजह से मेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो ब्लॉक हो सकता है, या कोई मेडिकल कंडीशन थी जैसे डायबिटीज़ था, या मेल को कोई ऑक्यूपेशन ऐसा था कि ऑक्यूपेशन में उसका केमिकल के साथ एक्सपोजर था या रेडिएशन के साथ एक्सपोजर था, तो तब से फर्टिलिटी हो सकती है। और बाजुकात ये हो सकता है कि स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल है लेकिन इरेक्टाइल डिफिकल्टीज है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। और बाजुकात ये होगा कि कोई जेनेटिक कॉज है मेल इनफर्टिलिटी की, उनमें क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम आ जाता है, कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी ऑटोसोम की आ जाती है यानी क्रोमोसोम की आ जाती है, ये जेनेटिक काजेज होते हैं। तो मेल के कौन कौन से कॉजेज हैं, या तो स्पर्म का नंबर या क्वालिटी डिस्टर्ब है, वो होता है किसी इन्फेक्शन की वजह से और काइटिस हो जाता है, या रेडिएशन रेडियोथेरेपी की वजह से होता है, या फिर जो है वो कोई सर्जरी की थी अनडिसेंडेंट टेस्टिस के लिए, या कोई मेडिकल कंडीशन थी जैसे डायबिटीज, या उसका ऑक्यूपेशन ऐसा था जो केमिकल और रेडिएशन के साथ एक्सपोज थे। ये सारी चीजें हैं जो स्पर्म के काउंट को, उसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब करेंगी, डैमेज करेंगी। आगे हो सकता है कि इरेक्टाइल डिफिकल्टीज, और लास्ट उसने बता दी कि कोई क्रोमोसोम रिलेटेड जेनेटिक कॉज हो सकता है। ठीक है, तो ये अपनी लिस्ट कर लेनी है फीमेल के भी और मेल के कॉजेज भी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कपल आया है और वो सब फर्टिलिटी के साथ आया, हमने उनको कैसे असेस करना है, उनकी हिस्ट्री पे क्या क्वेश्चन होने चाहिए, उनका एग्जामिनेशन कैसे करना है और उनका इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। हिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए उसने टेबल बनाया है कि फीमेल से और मेल से आप क्या क्वेश्चन करेंगे। फीमेल से आप उसकी एज पूछेंगे, आप पूछेंगे लेंथ ऑफ द टाइम स्पेंट ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, यानी कितनी देर से आपकी शादी हुई है और आप जो है ना वो कंसीव करना चाह रही हैं। उसके बाद कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी हुई है, यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये प्राइमरी सब फर्टिलिटी है या सेकेंडरी सब फर्टिलिटी है। ऑक्यूपेशन क्या है, क्योंकि ऑक्यूपेशन में देखा कि कुछ ऑक्यूपेशन होता है जिनमें केमिकल का रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से डैमेज आ रहा होता है। और उनकी फीमेल की केस में अपने जनरल गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके साइकिल रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं या उनसे रिलेटेड कोई मसला है। और मेल के केस में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी टेस्टिस पे कोई ट्रोमा या कोई सर्जरी उसकी हुई थी, जैसे हमने देखा अनडिसेंडेंट टेस्टिस की सर्जरी हो तो वो मसला कर सकती है, या उसको कभी मम्स या मीजल हुआ था, क्योंकि मम्स और काइटिस करवा देते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन है जो स्पेसिफिकली मेल के होंगे, और फीमेल के मैंने आपको बता दिया कि स्पेसिफिकली गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री पूछनी है और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की हिस्ट्री पूछनी है। बाकी जो क्वेश्चन है वो तकरीबन तकरीबन सेम ही होंगे दोनों से, कि एज क्या है, कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी है, और जो कितना टाइम हो गया है, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री क्या है, सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, तो ये क्वेश्चन तकरीबन सेम होंगे दोनों से। उसके बाद हम ये भी पूछेंगे कि प्रीवियस कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लिया है कि आपने, और सर्वाइकल स्मेयर की हिस्ट्री फीमेल से ले सकते हैं, और उसकी जो है वो थायराइड डिसऑर्डर के लिए उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड डिसऑर्डर भी ओवुलेशन डिस्टर्ब कर रहा था, एनोवुलेशन कर रहा था, तो हमने थायराइड डिसऑर्डर्स भी देख लेने कि उसको कोई थायराइड का ही मसला ना हो। फिर आ जाते हैं एग्जामिनेशन पे। हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली कपल से, अब हमने एग्जामिन करना है। अगर फीमेल को एग्जामिन करना है तो उसमें हम ये बेसिकली देख रहे होंगे कोई फाइब्रोइड तो नहीं है, कोई एडनिक्सल मैस तो नहीं है, उसके लिए हम उसको पैल्पेट करेंगे, उसके पेल्विस को, एब्डोमेन को, कि हमें कोई मैस अगर फील हो रहा है या टेंडरनेस फील हो रही है। फिर बाकी उसके जनरल बीपी देख लेंगे, पल्स, उसका बीएमआई, हाइट हाइट वेट कर लेंगे। अगर मेल का एग्जामिनेशन करना है तो मेल में टेस्टिस देख लेंगे, टेस्टिकुलर वॉल्यूम, उनकी कंसिस्टेंसी, मैस, और कोई ये तो नहीं है कि वॉच डिफरेंस एब्सेंट है या वेरिकोसील तो नहीं है, कोई स्कार तो नज़र नहीं आ रहा, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फिर टेस्ट में देखी जाएंगी मेल के एग्जामिनेशन में। चले आगे बात करते हैं जी इन्वेस्टिगेशंस की। अब वो कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन आपने कब शुरू करनी है। इन्वेस्टिगेशन तब सेंसिबल होता है, तब शुरू करना चाहिए जब 1 ईयर गुजर चुका हो, यानी 1 ईयर से कपल कंसीव करने की कोशिश कर रहा है बट वो नहीं कर पाए, तब आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है। ये नहीं है कि 2-3 महीने हुए हैं तो तब इन्वेस्टिगेशन करना जो है ना वो बिल्कुल यूजलेस होता है, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं जी फीमेल इन्वेस्टिगेशन की। पहले हम देखेंगे फीमेल के केस में हमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है, फिर देखेंगे मेल के केस में। उसने कहा कि ये तो ठीक है कि 1 ईयर से पहले हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें आप अर्ली इन्वेस्टिगेशंस भी कर सकते हो, लाइक तब अर्ली भी आप पेशेंट को जो है ना वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। वो होता है कि अगर कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर आपको हिस्ट्री मिल रही है, मतलब कपल आपके पास कुछ महीनों के बाद ही आया है शादी के, और वो बता रहे हैं कि ये वाला फैक्टर मौजूद है या ये वाला मसला है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हम शुरू से ही इन्वेस्टिगेट करवा लें क्योंकि बाद में कोई मसला ना हो। लाइक फीमेल को एमेनोरिया रहता है या ओलिगोमेनोरिया रहता है, या फीमेल को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुई थी, या उसको पता है कि उसका ओवेरियन रिजर्व लो है, मतलब इस तरह का कोई रिस्क है तो वो पहले आपके पास रिपोर्ट करें, तो आपने उनको पहले इन्वेस्टिगेट करना है, ना कि आप उनको ये कहना है कि आप 1 साल के बाद आना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फीमेल इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम उसकी ब्लड से स्टार्ट करेंगे। ब्लड में उसका हार्मोन प्रोफाइल देखा जाएगा, एफएसएच लेवल, एलएच लेवल, एएमएच का लेवल, ठीक है, ये सारे देखेंगे हम। उसके बाद में उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि अगर आप ये सर्च करना चाह रहे हो कि ओवुलेटरी कोई मसला तो नहीं है, क्या फीमेल में ओवुलेशन हो रही है। अगर ओवुलेशन हो रही है तो मतलब ओवरी ठीक है, मसला जो है वो ट्यूब के साथ है या यूट्रस के साथ है, तो उसके इसमें आप मिड ल्यूटियल प्रोजेस्टेरोन लेवल देख सकते हो। आप लोग को याद है जब हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा था सारा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो हमने देखा था कि जब ओवुलेशन हो रही होती है ना, यानी ओवुलेशन से थोड़ा पहले एस्ट्रोजन की जो वैल्यू है, एस्ट्रोजन का जो अमाउंट है वो मैक्सिमम चली जाती है, एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम चला जाता है, फिर वो एलएच को रिलीज कराता है। जब एलएच आता है तो वो आके काम करता था
कि वो जो सेल्स थे ना ग्रेनुलोसा सेल, जो कि पहले एस्ट्रोजन बनाते जा रहे थे, वो उनकी ल्यूटिनाइजिंग करवा देता था, फिर ग्रेनुलोसा सेल प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू कर देते थे, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो बनना शुरू हो जाता था, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ने अब जाके यूट्रस में सिक्रीटरी फेस करवाना था, डेसिडुआ बनवानी थी, यूट्रस को तैयार करना था इम्प्लांटेशन के लिए। तो इसीलिए उस उन दिनों में जब मिड ल्यूटियल फेज होता है, मिड ल्यूटियल का मतलब क्या हो गया कि यानी जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ चुका है, ओवुलेशन हो चुकी है, और अब जो है ना वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बना रहा है, और जो यूट्रस है उसमें सिक्रीटरी फेज चल रहा है, तो वहां पर प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो तब आप देखेंगे कि मिड ल्यूटियल फेज में उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल का हिसाब लगाकर कि तब प्रोजेस्टेरोन मौजूद है, तो इसका मतलब है ओवुलेशन तो हुई है, क्योंकि ओवुलेशन हुई है तो कॉर्पस ल्यूटियम बना है ना। तो ये एक अच्छा जो है ना फैक्टर है जिसकी मदद से हम ओवुलेशन टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि ओवुलेशन के साथ जो मसले हैं वो थायराइड की वजह से हो सकते हैं, तो आपने फीमेल के थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करने हैं। फिर हमने कहा था कि ओवुलेशन के साथ जो मसला है वो हाइपरप्रोडक्टिनीमिया की वजह से हो सकता है, उसका प्रोडक्टिन लेवल भी करना है और उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी करना है। तो ये हो गया जी, हमने ओवुलेटरी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर ली कि पहले अगर आप इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे ना तो आपको ये भूलेंगे नहीं। बिल्कुल जैसे कॉजेज़ को याद किया था वैसे ही इन्वेस्टिगेशन को याद करें, कि पहले हमने कॉज पढ़ा था कि ओवुलेटरी रिलेटेड मसला हो सकता है, कि ओवुलेशन उससे रिलेटेड हमने उसके हार्मोन प्रोफाइल सारी करवा ली, एफएसएचएल सारा कुछ करवा लिया। फिर हमने उसका मिड ल्यूटियल प्रोजेस्टेरोन करा लिया कि ओवुलेशन हो रही है या नहीं हो रही। फिर हमने क्या किया, हमने उसका जो है ना वो थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाए, ठीक है, क्योंकि थायराइड भी मसला करता है ओवुलेशन के साथ, उसका प्रोलैक्टिन लेवल करवाया और टेस्टोस्टेरोन लेवल। ये सारा जो था ना ओवुलेटरी मसला हो गया। अब आगे हो सकता है कि ट्यूब के साथ मसला ना हो। ट्यूब के मसले में अब क्लेमाइडिया, मैंने आपको बताया था कि जो क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है वो हाइड्रोसेल्पिंग्स करवा देता है, ट्यूब को ब्लॉक करवा देता है, तो आप क्लेमाइडिया टेस्टिंग उसकी करोगे, ठीक है। उसके बाद ट्यूबल असेसमेंट के लिए एक टेस्ट है हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी। हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी एक्सरे के साथ भी की जाती है, और इसमें ये भी किया जाता है कि हिस्टो कंट्रास्ट जो है ना वो कंट्रास्ट इंटर किया जाता है, और फिर जो है ना अल्ट्रासाउंड की मदद से उसको यूट्रस को देखा जाता है। या 3D हिस्टेरो कंट्रास्ट सोनोग्राफी भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट इसकी टेक्निक है हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी, यानी कि हमने ना यूट्रस की मदद से यूट्रस को देख रहे हैं, और उसके बाद हम सल्पिंजो यानी कि हम ट्यूब्स को भी देख रहे हैं, ठीक है, इनकी पेटेंसी को भी देख रहे हैं, तो ये भी ट्यूबल असेसमेंट में आ जाता है। और एंड पे उसने वही एक लाइन लिखी है कि आप ट्यूबल पेटेंसी तो देख रहे हो हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी की मदद से, और ये जो सोनोग्राफी है हिस्टेरो कंट्रास्ट सोनोग्राफी की मदद से आप ट्यूब ट्यूब तो देख रहे हो, ट्यूब असेस कर रहे हो, लेकिन ट्यूबल पेटेंसी इज नॉट इक्वल टू ट्यूबल फंक्शन। अगर ट्यूब पेटेंट है इसका ये मतलब नहीं है ट्यूब फंक्शनल भी है, उसके फंक्शन के साथ भी कोई मसला हो सकता है, और करंटली हमारे पास कोई इफेक्टिव टेस्ट नहीं है कि हम ट्यूब का फंक्शन असेस कर सकें, ठीक है। तो हमने ट्यूब रिलेटेड भी देख ली इन्वेस्टिगेशन। अब आगे हम देखते हैं कि उसने ना एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर बुक पे, कि अगर आप आर्टिफिशियल जो है ना आर्टिफिशियल नहीं सॉरी असिस्टेड जो है वो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कंसीडर करो ना पेशेंट के लिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी लाइक आईवीएफ होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है, अगर इस तरह की आप ना कंसीडर करो कि पेशेंट को जब असिस्ट कर दिया जाए और इसका जो है ना वो फर्टिलाइजेशन करवाने में, तो तब आपने पेशेंट की स्क्रीनिंग भी करनी है एचआईवी के लिए, हेपेटाइटिस बी और सी के लिए, ठीक है। इन इन्फेक्शन के लिए उसकी स्क्रीनिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो असिस्टेड टेक्निक्स होती हैं इनमें पेशेंट को जो है ना वो उससे फीमेल के केस में एग्स जो है वो लेने होते हैं, उनको फिर जो है ना वो सिक्योर करना होता है, सेफ करना होता है, और फिर जो है ना उसकी फर्टिलाइजेशन, तो ये सारे प्रोसीजर कराने हैं, तो इसके पहले उनकी सारी वायरल की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसके बाद अब आप आ जाए यूट्रस पे, लाइक हमने ट्यूब्स के भी टेस्ट कर लिए और ओवरीज के भी। यूट्रस में हम क्या करेंगे, यूट्रस में हम करेंगे ट्रांसवेजेनल अल्ट्रासाउंड स्कैन। अब ट्रांसवेजेनल अल्ट्रासाउंड स्कैन हमें क्या देगा, ये हमें पेल्विस की सही एनाटॉमी की असेसमेंट देगा, यूट्रस का साइज, यूट्रस की शेप, या कोई फाइब्रोइड तो प्रेजेंट नहीं यूट्रस में, ये भी हमें बता देगा। और साथ ही अब यूट्रस के पास ही जो है वो साइड पर ओवरीज पड़ी होती हैं, तो जब हम ट्रांसवेजेनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे इससे हम ओवरीज का साइज, ओवरीज की पोजीशन एंड इवन ओवरी की मॉर्फोलॉजी भी देख सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंट्रल फॉलिकल काउंट, हम अल्ट्रासाउंड करते हुए एंट्रल फॉलिकल काउंट भी देख सकते हैं। ये ओवेरियन रिजर्व का इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये हमें बताएगा कि ओवेरियन रिजर्व कितना है, वो डिक्रीज तो नहीं करेगी, हम एक असेसमेंट लेंगे इससे, ठीक है, एस्टिमेट हम इससे लेंगे। अब किस तरह से हम इससे एस्टिमेट लेंगे, तो बता रहा है कि ये जो है ना अगर 4 से कम आए तो वो लो रिस्पॉन्स को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो अगर 16 से ज्यादा है तो इसका मतलब है हाई रिस्पॉन्स है, ओवेरियन रिजर्व अच्छा है। उसके अलावा आप इसी अल्ट्रासाउंड स्कैन की मदद से जो फ्लोपियन ट्यूब है उनमें अगर हाइड्रोसल्पिंजेस है या उनमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कोई बन गई हैं उनको भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जी ये जो सारी चीजें हैं ना ये एक ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड स्कैन हमें बता सकती है। अब आगे उसने ओवेरियन रिजर्व के लिए पूरा बॉक्स बना दिया कि हमने अगर ओवेरियन रिजर्व की बात की तो उसको डिटेल में देख लेते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है वो उसके ओवेरियन रिजर्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसके कितने ओसाइट पड़े हैं ओवरीज में, और वो रिमेनिंग नंबर कितना है इसको ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ओवेरियन रिजर्व जो है वो 35 ईयर्स के बाद डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है एक हेल्दी एवरेज वुमेन में। और अगर कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो या कोई सर्जरी हो या कोई टॉक्सिन्स हो या कीमो करवाई हो, रेडियो, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन केसेस में ये रिजर्व जल्दी भी गिर सकता है, 35 से पहले, इवन अभी यंग एज है उसकी बिल्कुल, तब भी ये रिजर्व गिर सकता है अगर उसने इस तरह का कोई ट्रीटमेंट या सर्जरी करवाई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ओवेरियन रिजर्व को कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओवेरियन रिजर्व को प्रिडिक्ट करने के लिए एक तो मैंने आपको बताया कि आप
जो है ना वो एंट्रल फॉलिकल काउंट करोगे। एंट्रल फॉलिकल काउंट जो है वो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन पे गुड इंडिकेटर है। अब ओवेरियन रिजर्व को ना असेस करना इसलिए भी जरूरी होता है कि हमने ना, अब हम अगर कंसीडर करें कि इस कपल में हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक करवाएंगे, तो उस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के लिए भी जरूरी है ना कि इस फीमेल का ओवेरियन रिजर्व कैसा है। क्योंकि जो असिस्टेड टेक्निक है उसमें जब आगे हम सारे आईवीएफ के स्टेप्स देखेंगे तो उसमें भी पहला स्टेप ये होगा कि ओवरीज को स्टिमुलेट करके उससे ओवरसाइट बनवाने हैं। तो अगर ओवेरियन रिजर्व ही नहीं है तो फिर ओवरसाइट नहीं बनेंगे, ओवुलेशन नहीं होगी। इसीलिए ये एआरटी के लिए भी जरूरी होता है रिजर्व को देखना, ठीक है। तो अब एएफसी का तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अच्छा पैरामीटर है एंट्रल फॉलिकल काउंट, जिसको हम ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन पे देखते हैं और ये हमें इंडिकेट कर देता है कि ओवेरियन रिजर्व कैसा है। दूसरा उसने जो पैरामीटर की बात की उसने एएमएच की बात की। एएमएच ना एंटी मोलेरियल हार्मोन है, ये ग्रेनुलोसा सेल से बन रहा होता है, जो ओवरीज के फॉलिकल है ना उनके ग्रेनुलोसा सेल से बन रहा होता है। और ये भी जो है ना सक्सेसफुल बायोकेमिकल मार्कर है जो कि ओवेरियन रिजर्व का बताता है। क्यों? क्योंकि अगर ओवरीज में फॉलिकल है, ओवरसाइट है, तो फिर ही फॉलिकुलर सेल एएमएच बना रहे हैं ना। और क्योंकि इसका जो लेवल है वो कांस्टेंट रहता है, वो वेरी नहीं कर रहा होता, तो इसको भी हम कभी भी असेस कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अकेला ना ही एएमएच हमें 100% बता सकता है कि ओवरीज का रिजर्व कैसा है, और ना ही एएफसी बता सकता है। तो इसीलिए यूजुअली किया जाता है कि दोनों को असेस किया जाता है और दोनों की मदद से एस्टिमेट किया जाता है ओवेरियन रिजर्व का। तो ये मैंने आपको सारा जो है ना वो डिटेल बता दी है। अब हम चलते हैं मेल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि फीमेल इन्वेस्टिगेशन में डिटेल में देख ली है कि हमने कैसे कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करना है। अब मेल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जो आती है वो सीमन फ्लूइड एनालिसिस आता है। अब सीमन फ्लूइड एनालिसिस से पहले मेल को कहा जाता है कि उसने 2 से 4 डेज या मतलब 2 से 4 डेज तक उसने बिल्कुल एब्सटिनेंस रखनी है इजैकुलेशन से, फिर उसका जो है सीमन सैंपल लिया जाएगा। अच्छा, अब सीमन सैंपल जो है उसकी उसने कुछ पैरामीटर्स बता दिए हैं और ये डब्ल्यूएचओ के पैरामीटर्स हैं। एज इट इज आपको वैल्यूज याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एमसीक्यू की फॉर्म में या इवन एससीक्यू के फॉर्म में भी आ सकती हैं। वैल्यूज आपने खुद से याद करनी है। मैं अब आपको ये बता देती हूँ कि अगर इनिशियली जो है वो ये फ्लूइड एनालिसिस जो है वो एबनॉर्मल आया, सीमन फ्लूइड एनालिसिस एबनॉर्मल आया, तो उसको 3 मंथ्स के बाद रिपीट किया जाता है। क्योंकि हो सकता है कि जब इसका सैंपल लिया तब उसको कोई इन्फेक्शन था या कोई इस तरह का प्रोसीजर था, जिसकी वजह से कोई वायरल इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उसका सीमन जो है वो डिक्रीज हुआ हुआ था काउंट, ठीक है। तो उसको फिर 3 मंथ्स के बाद दोबारा बुलाया जाता है ताकि उसको एडिक्वेट टाइम मिल जाए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, और फिर दोबारा से उसका सैंपल लेकर उसको असेस किया जाता है। कुछ जो क्लिनिशियन है वो ये भी करते हैं कि जब वो सीमन का पैरामीटर डिफरेंट ले रहे होते हैं, जैसे उसने टेबल में लिखे हुए हैं, उनके साथ एक और पैरामीटर ऐड कर लेते हैं। वो टोटल मोटाइल काउंट भी ऐड कर लेते हैं। टोटल मोटाइल काउंट भी देख रहे होते हैं स्पर्म का, या इवन ल्यूकोसाइड भी सेस कर रहे होते हैं सीमन में। वो इसलिए सेस कर रहे होते हैं कि इन्फ्लेमेशन है या उसकी वजह से स्पर्म का नंबर गिरा हुआ है, तो हमें ल्यूकोसाइड से या एंटीबॉडी से पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना जब आपको सीमन आपने उसका एनालिसिस कर लिया, अब आपको एजोस्पर्मिया मिला है कि स्पर्म का नंबर कम है, लो स्पर्म काउंट है। अब आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाओगे। अब आप करोगे एफएसएच एलएस टेस्टोस्टेरोन का लेवल असेस। अब आप ये परफॉर्म करोगे टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम मिल रहा है, और फिर जो है इवन आप कैरियोटाइप और सिस्टिक फाइब्रोसिस की स्क्रीन भी करोगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं मेल में, तो उसके लिए कैरोटिपिंग की जाएगी। तो ये आ जाती है जी मेल और फीमेल की इन्वेस्टिगेशन, जिनको हमने डिटेल में देखा है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में ना सबसे पहले तो वो बताता है ओवुलेशन इंडक्शन। जैसे पीसीओएस में भी हम इसको देख कर आए कि क्लोमिफिन फीमेल्स को देते हैं जिसकी ओवुलेशन इंड्यूस हो जाती है, और 60 to 70% केसेस में जो है ना वो ऑलमोस्ट हो जाती है प्रेगनेंसी, ठीक है। अब वो बताया कि जो ओवुलेशन इंडक्शन है ये फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होती है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होती है अंटिल अनलेस ट्यूबल पेटेंसी मौजूद हो और सीमन एनालिसिस नॉर्मल हो। यानी अगर मेल का जो है वो सीमन एनालिसिस नॉर्मल आया है और फीमेल की ट्यूब भी बिल्कुल पेटेंट है, फिर आप ओवुलेशन इंडक्शन की तरफ जाओ। क्योंकि अगर दोनों में से अगर तो ट्यूब जो है वो ब्लॉकेज है, तो फिर ओवुलेशन हो भी जाएगी, इंड्यूस आप करवा भी दोगे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। और अगर मेल का सीमन ना जो है वो एजोस्पर्मिया है तो तब भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए इन दोनों फैक्टर्स की मौजूदगी में फिर आप ओवुलेशन इंडक्शन की तरफ जाते हो। और मोस्ट कॉमन जो एजेंट यूज किया जाता है वो आता है जी क्लोमिफिन, एंटी एस्ट्रोजन क्लोमिफिन सिट्रेट। ये करता है कि ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, हाइपोथैलेमस में जाकर पिट्यूटरी में जाकर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, और वो जो नॉर्मल उसने एस्ट्रोजन ने फीडबैक लूप चलाया था ना उसको बंद कर देता है। मतलब एस्ट्रोजन लूप चलाया था कि भाई एफएसएच एलएच को इनहिबिट कर रहा था वो, तो ये उसको ब्लॉक कर देता है। एस्ट्रोजन का जो नेगेटिव फीडबैक था उसको ब्लॉक कर देता है, इसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन रिलीज होते हैं, एफएसएच एलएच रिलीज होता है, ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं। जब ओवरी स्टिमुलेट होती है तो ज्यादा से ज्यादा फॉलिकल बनते हैं, उनकी मैच्योरेशन होती है और फिर ओवुलेशन होती है। 70% जो वुमेन है वो क्लोमिफिन के रिस्पॉन्स में ओवुलेट कर लेती हैं, और 1/2 जो है इनमें से वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो याद रखनी है, ये परसेंटेज याद रखनी है। अब आगे वो बता रहा है कि इसमें ना जब आप ओवुलेशन इंडक्शन करवाते हो तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज का 12% तक रिस्क हो जाता है। इसीलिए जो वुमन क्लोमिफिन पे होती है उनको ये नहीं क्लोमिफिन देकर छोड़ नहीं देना, उनकी मॉनिटरिंग करनी होती है अल्ट्रासाउंड स्कैन से, ताकि आप देखोगे फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं, देन ओवुलेशन हो रही है, और फिर आप उसको असेस करते जाओ कि मल्टीपल प्रेगनेंसी का तो कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसके साथ बहुत रिस्क एसोसिएटेड होता है ना मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए। आगे आ जाती है जी वो वाली वुमेन जो क्लोमिफिन को रिस्पॉन्ड नहीं करी, क्लोमिफिन रेजिस्टेंट वुमेन है। तब हमें क्या करना है? अब हम जो है ना मेटफॉर्मिन की तरफ जा सकते हैं। पीसीओएस में भी हमने मेटफॉर्मिन दिया था, तब हम मेटफॉर्मिन की तरफ जा सकते हैं।
सकते हैं, या हम एरोमेटेज इनहिबिटर यूज़ कर सकते हैं। ये अलग बात है कि एरोमेटेज इनहिबिटर भी लाइसेंस नहीं है, अभी इन पे रिसर्च वगैरह चल रही है, बट मेटफॉर्मिन आप दे सकते हो। आप इंजेक्टेबल गुनाडोट्रोफिन दे सकते हो, कि गुनाडोट्रोफिन जाएंगे एफएसएच और वो जाके ओवरीज पे जो है ना वो एक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इंजेक्टेबल गोनाडोट्रोफिन दे सकते हो। अब आप एक और काम कर सकते हो, आप ओवुलेशन इंडक्शन के लिए ना लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग भी कर सकते हो। ये भी हमने पीसीओएस में देखा था कि ओवेरियन ड्रिलिंग की जाती है, उसका स्ट्रोमा रिड्यूस किया जाता है, इससे भी ओवुलेशन इंडक्शन हो जाती है। लेकिन ये जो लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसके साथ अपने रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है, सर्जरी के रिस्क फैक्टर यानी सीजिया रिस्क फैक्टर। तो ये सिर्फ तब देने हैं कि अगर वुमेन ने क्लोमिफिन को रिस्पॉन्ड नहीं किया, सिर्फ तब करनी है। ये नहीं कि वुमेन आपके पास आई, आप सबसे पहले उसकी ड्रिलिंग करो। ड्रिलिंग बिल्कुल लास्ट पे करनी है अगर वो बाकी सारी ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं करी, क्लोमिफिन को रिस्पॉन्ड नहीं करी। अच्छा, अब वो कुछ वुमेन वो होती हैं जिनमें मसला हाइपोथैलेमस में है, हाइपोथैलेमिक हाइपोगोनाडिज्म में। उनमें अब आप ओवरीज में ओवुलेशन इंडक्शन क्लोमिफिन से नहीं करवा सकते, उनमें फिर आपको गुनाडोट्रोफिन देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अब ये तो था कि हम मेडिकली मैनेज करने की कोशिश करें, ओवुलेशन इंड्यूस करवाए थे, लेकिन अगर इन सब चीज़ों से फर्क ना पड़े, फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। सर्जरी अब किन केसेस में हमारी हेल्प कर सकती है? अब सर्जरी जो है इसमें लैप्रोस्कोपी स्टेरोस्कोपी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक है एज कम्पेयर टू लैप्रोटमी की जाए। अब जो है ना, मैंने कहा कि किन केसेस में सर्जरी हेल्प कर सकती है, तो अगर तो एंडोमेट्रियोसिस है तो उसकी लैप्रोस्कोपिक एब्लेशन कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सर्जरी है। दूसरा, अगर जो है वो यूट्राइन में फाइब्रोइड्स हैं और वो इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रहे, सब फर्टिलिटी कोर्स करें, तो मायोमेक्टमी की जा सकती है। और अगर स्टेलाइजेशन कर दी थी वुमेन की, यानी वुमेन ने पहले स्टेलाइजेशन करवा दी थी, जो कि हमने देखा था परमानेंट मेथड था कंसेप्शन का, और अब उसका जो वो रिग्रेट कर रही है, अब उसका माइंड बदल गया, वो चाह रही है कि उसको ठीक कर दे उसकी ट्यूब को। तो अगर तो वो स्टेरोस्कोपिकली की थी स्टेलाइजेशन, तब तो वो ठीक नहीं हो सकती, रिवर्स नहीं हो सकती, बट अगर लैप्रोस्कोपिकली की थी तो उसको रिवर्स किया जा सकता है, तो उसके लिए सर्जरी की जा सकती है। सब म्यूकोजल फाइब्रोइड है, या एंडोमेट्रियल पोलिप है, या एस्टरमैन सिंड्रोम है, या कोई कॉन्जेनिटल यूट्रस की एबनॉर्मेलिटी है, तब हिस्टेरोस्कोपिकली उसको मैनेज किया जा सकता है। तो ये सारी डिफरेंट सर्जरीज हैं जो हम डिफरेंट कॉजेज के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। फिर एक उसने अंदर बात लिखी हुई है कि जो सर्जरी है ना, वो एआरटी के लिए भी ज़रूरी होती है बाज़-औक़ात, कि अगर पेशेंट में कोई ऐसा मसला होता है उसमें आप असिस्टेड टेक्निक भी करना चाह रहे हो, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी आईवीएफ भी कंसिडर कर रहे हो, तो फिर भी ये सर्जरी करके पेशेंट का पहला वो मसला ठीक करना है। जैसे अगर हाइड्रोसल्पिंग्स है, तो पहले आप हाइड्रोसल्पिंग्स को ठीक करोगे, फिर आप उसमें आईवीएफ कराओगे, इससे उसका जो सर्वाइवल है वो ज़्यादा हो जाता है आईवीएफ का, ठीक है, उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो उसके बाद अब बात करेगा, वो डिफरेंट हमें तरीके बताएगा कि अगर आपका पेशेंट जो है वो नहीं मेडिसिन को रिस्पॉन्ड किया, या उसमें कोई ऐसा फाइबर वगैरह का मसला भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो नहीं जो है वो कंसीव कर रहा, तो अब आप उसमें इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कर सकते हो। पहली वो आपको चीज़ बता रहा है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ये क्या है? इसमें ना स्पर्म का एक सैंपल लिया जाता है, पीपीएस सैंपल स्पर्म का लेते हैं, उसको यूट्राइन कैविटी में इंजेक्ट कर देते हैं एक यूट्राइन कैथेटर की मदद से, ठीक है। अब ये यूजली तब हेल्पफुल होता है अगर एंडोमेट्रियोसिस हो माइल्ड सा, या मेल मेल का एजोस्पर्म या मेल फैक्टर पे सब फर्टिलिटी है, मेल का इसमें कोई सीमन एनालिसिस में मसला है, तो तब आप जो है ना वो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो है आपने यूट्रस में स्पर्म इंजेक्ट तो कर दिए, लेकिन इंजेक्ट करने से पहले ये ज़रूरी नहीं था कि पहले ओवरीज में फॉलिकल बनते, फिर वहाँ से ओवुलेशन होती, ओ साइड फलोपियन ट्यूब में आता, तो फिर ही स्पर्म इंजेक्ट करने का फ़ायदा होगा ना यूट्रस में। इसीलिए ये प्रोसीजर करने से कुछ दिन पहले, मतलब इंसेमिनेशन से कुछ दिन पहले पेशेंट को जो है वो डेली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं एफएसएच के, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। ये डेली इंजेक्शन क्या करवाते हैं, उसके ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं, वहाँ पर मेच्योर फॉलिकल्स बनते हैं। फिर वो फॉलिकल जो है उनको बिल्कुल ट्रैक किया जाता है, अल्ट्रासाउंड की मदद से उनकी ट्रैकिंग की जाती है, और फिर जो है ताकि ओवर स्टिमुलेशन ना हो जाए, अंडर स्टिमुलेशन ना हो जाए, फिर जो है वो जब देखा जाता है कि हाँ भाई अब फॉलिकल तैयार हो गए हैं, ओवुलेशन का टाइम आ गया है, मैच्योर हो गए हैं, तब जो है ना उसको एचसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है, सबकट इंजेक्शन नहीं रहता, क्योंकि जो एचसीजी है ना उसके कुछ सब यूनिट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से मिलते हैं, इसीलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जगह एचसीजी दिया जाता है, जो ज़्यादा जल्दी फंक्शन करता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ स्ट्रक्चर मिलता है, इसलिए उसका फंक्शन परफॉर्म करता है। तो एचसीजी को सबकट दिया जाता है, जिसकी उसकी ओवुलेशन हो जाती है, और फिर जो है वो इंसेमिनेशन की जाती है, फिर स्पर्म जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है यूट्रस में, ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया इंटरयूटाइन इंसेमिनेशन। ये मैंने आपको बता दी कि अगर मेल फैक्टर पे मसले ना, तब हम इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। अब आगे आ रहे थे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ना उनके लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है जिनमें ट्यूबल फैक्टर्स ऑफ फर्टिलिटी को ट्यूब का कोई मसला हो, क्योंकि अगर ट्यूब का कोई मसला है तो ओवुलेशन इंडक्शन का भी फायदा नहीं होगा। अगर ट्यूब का कोई मसला है तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का भी फायदा नहीं, दोनों प्रोसीजर फेल हो गए, क्योंकि आप स्पर्म इंजेक्ट करो यूट्रस में, लेकिन ट्यूब में मसला है तो एग तो नीचे आ ही नहीं पाएगा, या स्पर्म तो एग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्यूब में होनी थी ना फर्टिलाइजेशन, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो तब हम क्या करते हैं, तब हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करते हैं। लेकिन आजकल जो है ये ट्यूबल डिजीज के अलावा एंडोमेट्रोसिस के लिए, या फेल्ड ओवुलेशन इंडक्शन के लिए, या फेल्ड इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के लिए भी यूज किया जा रहा है।
ठीक है, या उन केसेस में भी जिनमें डोनर एग्स, मतलब एग जो है वो फीमेल नहीं, ओवेरियन रिजर्व फीमेल का बहुत गिर चुका है और अब एग्स किसी और से लेने पड़े हैं, किसी डोनर से लेने पड़े हैं, उन केस में भी आईवीएफ यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा आईवीएफ की ना आपने ये सारी इंडिकेशन याद कर लेनी है। अगर ट्यूबल सब फर्टिलिटी है, या अगर जो है वो ओवुलेशन इंडक्शन करके देख ली फेल हो गई, इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन करके देख लिया फेल हो गया, ठीक है, या डोनर एग चाहिए, तब हमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शुरू शुरू में जब ये प्रोसीजर आया तो उसको नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ही कोइंसाइड किया जाता था, यानी कि कब जब मेल का सॉरी मेल का नहीं, फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होगा, फॉलिकुलर फेज गुजरेगा, जब ओवुलेशन का टाइम आएगा तब हम इसको आईवीएफ को वो मदद से वो एग जो है वो ओवरी से ले लेंगे, उसको स्टोर कर, तब इस तरह किया था नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल के मुताबिक। लेकिन फिर जब जीएनएच एगोनिस्ट आए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो नेचुरल को सप्रेस करेंगे, हम खुद से एक साइकिल चलाएंगे बॉडी में फीमेल की, और फिर जो है ना वो हम उसका एग खुद ही जो है ना वो जल्दी से उसको करवाएंगे मेच्योर, और उसके ओवुलेशन करवाएंगे, और वो सारा प्रोसीजर। तो उसके ना कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने। सबसे पहले अब आपको खुद से, अगर आप एक साइकिल चला रहे हो तो उसके लिए आपको जो पिट्यूटरी से नॉर्मल साइकिल चल रहा है उसको सप्रेस करना पड़ेगा, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो नॉर्मली जो एलएचएफएसएच बना रहा है उसको सप्रेस करना पड़ेगा। उसको सप्रेस करने के लिए जीएनएच एगोनिस्ट दिए जाते हैं। अब जीएनएच एगोनिस्ट से किस तरह सप्रेस होगा, आप खुद सोचेंगे कि जीएनएच तो जो है वो तो हाइपोथैलेमस से आता है पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के लिए, और आप कहने आपने पिट्यूटरी को सप्रेस करने के लिए जीएनएच एगोनिस्ट दिए। तो होता ही है कि में जो हाइपोथैलेमस से जीएनएच आ रहा होता है ना वो पल्सेटाइल फैशन में आता है। जब वो पल्सेटाइल फैशन में आता है तो पिट्यूटरी स्टिमुलेट होकर एफएसएच बनाता है, लेकिन हम देंगे कंटिन्यूस फैशन में, हम पल्सेटाइल तो नहीं देंगे, हम तो जीएनएच कंटिन्यूस दे देंगे, जिसकी वजह से पिट्यूटरी जो है वो सप्रेस हो जाएगा। अब वो अपने एफएसएच बनाना बिल्कुल बंद कर देगा, ठीक है। अब जो आजकल है वो जीएनएच एगोनिस्ट की बजाय जीएनएच एंटागोनिस्ट भी आ गए हैं, वो भी यूज किए जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या होगा, अब आपने एफएसएच बंद करवा दी, अब आप खुद से सबकट इंजेक्शन दोगे एफएसएच के, यानी गुनरट्रोफिन के। अब आप वो इंजेक्शन क्यों दे रहे हो, और साथ साथ आप अल्ट्रासाउंड के साथ स्कैनिंग भी कर रहे हो। ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी हमने सबकट एफएसएच दिया है ना, तब तब हमने वो मॉनिटरिंग भी की है, ठीक है। चाहे वो ओवुलेशन इंडक्शन के केस में हमने गुनरट्रोफिन दिए थे तब भी मॉनिटरिंग की थी, चाहे हमने इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन के केस में दिए थे, या चाहे अब हम दे रहे हैं, तो साथ हम मॉनिटरिंग करें कि फॉलिकल क्या है, फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। और यूजुअली 15 फॉलिकल जो तक जो है ना वो मैच्योर, मतलब उनको स्टिमुलेट कर दिया जाता है। फिर जो है साथ साथ एस्ट्रोजन का लेवल मॉनिटर करते रहते हैं कि अगर फॉलिकल मैच्योर हो तो ब्लड में एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा होगा ना, क्योंकि फॉलिकल जो है वो जैसे जैसे मैच्योर होते हैं उनके ग्रैनुलर सेल एस्ट्रोजन बना रहे होते हैं, तो साथ साथ उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है। और साथ साथ जो अल्ट्रासाउंड की मदद से एंडोमेट्रियल थिकनेस भी मॉनिटर की जा रही होती है। क्यों? क्योंकि जब एस्ट्रोजन बनता है ना फॉलिकल से तो वो आके यूट्रस को स्टिमुलेट करता है, यूट्रस में जो है ना वो क्या करवाता है, उसकी थिकनेस इंक्रीज करवाता है, उसको क्या, उस फेज को कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, वो चलवाता है यूट्रस में। अब आगे क्या करना है, आगे जो है ना एक और स्टेप आपने सप्रेस करना है, क्योंकि अब एस्ट्रोजन जब बढ़ता जाएगा और फॉलिकल जब मेच्योर हो जाएंगे तो राइज, जैसे राइज होगा एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम पे पहुंचेगा, तो आते को ओवुलेशन के लिए आपने इसको भी सप्रेस करना है कि ये एलएच जो है ये रिलीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने जो है ना वो इसको सप्रेस करना है जीएनएच एगोनिस्ट की मदद से, क्योंकि आप जो है ना वो उसको नहीं ओवुलेट होने देना चाह रहे, आपने असल में एग्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। आईवीएफ के लिए एग्स को कलेक्ट करके फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है ना, इसलिए आपने जीएनएच एगोनिस्ट देखिए अगेन इसको सप्रेस कर देना है एलएच के लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, आप एचसीजी दोगे खुद से, मतलब आर्टिफिशियली आप इंड्यूस करवाओगे, एचसीजी दोगे, और एंडोजीनियस एलएच का सर्ज जाएगा, और ये फाइनल मैच्योरेशन करवा देगा एग्स की, क्योंकि जो एलएच आना था पिट्यूटरी से उसने ओवुलेशन से पहले फाइनल मैच्योरेशन भी करवानी होती है ना एग्स की, तो हमने तो एलएच सप्रेस कर दिया था, तो फाइनल मैच्योरेशन का फेज अभी रहता था, उसके लिए हम एचसीजी देंगे और फाइनल मैच्योरेशन हो जाएगी एग्स की, और फिर जो है वो एग्स हम शेड्यूल कर देंगे कि अब हमने एग्स को कलेक्ट करना है, ठीक है, मतलब इस दिन कलेक्ट कर लेना है। फिर जो है ना वो 37 आवर्स आफ्टर एचसीजी ट्रिगर, यानी जब हम एचसीजी दिया था फाइनल मैच्योरेशन करवा दी, तो उसके 37 आवर्स के बाद एनेस्थीसिया के अंदर एक नीडल इंसर्ट की जाती है ओवरीज में, अल्ट्रासाउंड कंट्रोल में उसको इंसर्ट करके उसमें जो फॉलिकुलर फ्लूइड एस्पायर कर लिया जाता है। अब उसी फॉलिकल में ओ साइड थे, तो जब फ्लूइड एस्पायर किया तो साथ ओ साइड भी आ गए, ठीक है। उनको लेबोरेटरी में जाकर कलेक्ट किया जाता है। अब आगे करना है, आगे प्रोसीजर है जी फर्टिलाइजेशन का। इसमें हम क्या करते हैं कि स्पर्म ऑलरेडी हमारे पास, हमने स्पर्म ले लिया होता है, स्पर्म जो है प्रिपेयर कर लिया होता है। अब जो है ना आईवीएफ फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए दो तरीके हैं। पहले जो तरीका यूज़ किया जाता था वो ये था कि एक जो है ना वो पेट्री डिश में एग को रख के उसके ऊपर 1 लाख स्पर्म तक एटलीस्ट उधर रख दिए जाते थे ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन अगर वो जो मेल है जिसका हमने, मतलब उसका हस्बैंड है जिसका हमने स्पर्म लिया है या सीमन लिया है, वो जो है उसमें स्पर्म काउंट पुअर है, एज़ोस्पर्म ही है, तो तब हम क्या करेंगे, हम खुद से एक स्पर्म लेकर उसको साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देंगे, ओवोसाइट के हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करेंगे। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है, ठीक है। चलें, अब जो है वो पहले वाला जो तरीका है उसमें 60% केसेस तक, और जो आईसीएसआई है यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन है उसमें 70% केसेस तक फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फिर इसको सुबह देखा जाता है, ओवरनाइट छोड़ के फिर सुबह देखा जाता है। एम्ब्रियो कल्चर, अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है, एम्ब्रियो बन गया है, तो अब आपने इसको इंक्यूबेट करना है। अब आपको स्ट्रिक्ट ख्याल रखना पड़ेगा टेम्परेचर का, पीएच का, ह्यूमिडिटी का, ऑक्सीजन का, इन सब फैक्टर को
ख्याल रखा रहता है, उनको इंक्यूबेट किया जाता है, फिर इनको ना यूट्रस में ट्रांसफर करना है। अब अगर आप लोगों को याद हो, पहले नॉर्मल नॉर्मल फिजियोलॉजी इसलिए पढ़ी थी ना कि चीज़ें हम लिंक कर सकें। अब हमें याद है कि फिफ्थ डेज पर यानी फर्टिलाइजेशन अगर हुई थी ना डे 1 पर ट्यूब में, तो फिफ्थ डे पर तकरीबन आकर जो था ना वो एम्ब्रियो इम्प्लांट होता था यूट्रस में। तो अब भी हम यही करेंगे ना, ये तो नहीं फर्टिलाइजेशन के फौरन हम एम्ब्रियो को उधर इम्प्लांट कर देंगे। हम फिफ्थ डे पर जाकर, यानी जब डे 5 हो जाएगा फर्टिलाइजेशन का, तब तक हम उसको इंक्यूबेट करेंगे, फिफ्थ डे पर जाकर हम यूट्रस में इसको इम्प्लांट कर देंगे, क्योंकि यूट्रस तब तक प्रिपेयर हो गई होगी। अब ये डिसीजन पेरेंट्स की मर्जी से या डॉक्टर जो है वो डिफरेंट एडवाइस लेकर, एम्ब्रियोलॉजिकल एडवाइस लेकर फैसले कराते हैं कि कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर करने हैं, एक करना है यूट्रस में ट्रांसफर या एक से ज़्यादा करना है। अल्ट्रासाउंड कंट्रोल में इसको ट्रांसफर किया जाता है बहुत केयरफुली। उसके बाद जो एम्ब्रियो बच गए हैं, यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो अगर बना लिए थे, क्योंकि जब आपने फोलिकुलर फ्लूइड लिया था उसमें एक से ज़्यादा oocyte आ गए थे, फिर आपने एक से ज़्यादा oocyte को फर्टिलाइज कर लिया था, तो एक आपने अगर ट्रांसफर किया तो बाकियों को आपने ऐसे ही क्रायो प्रिजर्व कर लेना है, फ्रीज कर लेना है फ्यूचर यूज़ के लिए। अच्छा जी, अब एक और यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि आपने ये तो कहा कि हमने इम्प्लांट कर दिया, लेकिन आप लोगों को नॉर्मली ये चीज़ याद होगी कि जब ओवुलेशन होती थी ना एक नॉर्मल फीमेल में, तो साथ ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता था और वो प्रोजेस्टेरोन बनाता था। वो प्रोजेस्टेरोन जो है वो स्टार्टिंग में कुछ वीक्स तक उस एम्ब्रियो को सपोर्ट देता था, यूट्रस को सपोर्ट देता था, वरना अगर वो प्रोजेस्टेरोन ना गया तो वहाँ पे तो शेडिंग हो जाएगी यूट्रस में, और फिर कुछ वीक्स के बाद प्लेसेंटा जब बन जाती थी तो वो खुद प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू कर देती थी, फिर कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत खत्म हो जाती थी। तो अब क्योंकि हमने कॉर्पस ल्यूटियम तो बनने ही नहीं दिया, हमने तो डायरेक्टली स्पायर किया उस साइड को, तो अब हम खुद बाहर से प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देंगे। ल्यूटियल फेज की स्पोर्ट्स को कहते हैं ल्यूटियल फेज सपोर्ट। पेशेंट को हम प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देंगे ताकि जो है ना वो उसका मतलब हम जैसे ही एग कलेक्ट करेंगे ना उसके बाद ही उसको प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देना शुरू कर देंगे, ताकि पहले उसका यूट्रस तैयार हो जाए, ठीक है, फिर हम इम्प्लांटेशन के बाद भी उसको कुछ हफ्ते तक प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देते जाएंगे। और फिर 14 डेज आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर हम उसका एक प्रेगनेंसी टेस्ट भी करेंगे। अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा तो इट मीन्स कि इम्प्लांटेशन हो गई है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया है, उसके जो वो सारे सेल्स बनने थे उसको क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्टिक सेल, जो कि यूजली एचसीजी बनाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट में एचसीजी देखा रहता है ना, तो वो सारे बनना शुरू हो गया और नॉर्मल फिनोमेना शुरू हो गया है। यहाँ पर जो है वो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पे जो है वो आपका आईवीएफ खत्म हो जाता है, बाकी सारा नॉर्मल फेस चलेगा प्रेगनेंसी का। इसकी सक्सेस रेट क्या है, अगर वुमेन जो है वो ओवर द एज ऑफ 40 है तो वो इसकी सक्सेस रेट कम है थोड़े, वो 15% से भी नीचे है, ठीक है। यंग पेशेंट में यूजली अगर 35 तक है फीमेल तो तब इसकी सक्सेस रेट 40 से 45% है, बट अगर फीमेल की एज ज़्यादा तो इसकी सक्सेस रेट 15% तक चले जाते हैं। इसका जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ना रिस्क फैक्टर है, मतलब ये प्रोसीजर तो कंप्लीट कर दिया लेकिन इसके साथ एक रिस्क एसोसिएटेड है, वो है हाइपर स्टिमुलेशन ओवेरियन सिंड्रोम, के जो ओवरी को आप स्टिमुलेट करे थे वो हाइपर स्टिमुलेट हो सकती है। और जो पेशेंट होते हैं हाइपर स्टिमुलेशन के, वो आपके साथ आपके पास असाइटिस के साथ या मल्टी फोलिकुलर ओवेरियन सिस्ट के साथ, कि बहुत सारी सिस्ट बन गई है, साइटिस हो गई है, या पल्मोनरी एडिमा या कोएगुलोपैथी, इन चीज़ों के साथ प्रेजेंट करते हैं जो हाइपर स्टिमुलेशन के पेशेंट होते हैं। उनको फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उनके स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल में उनकी मैनेजमेंट की जाती है। और लो डोज, और इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हो कि हाइपर स्टिमुलेशन ना हो जाए, इसके लिए आप लो डोज स्टिमुलेशन यूज़ करते हो आईवीएफ में, अल्ट्रासाउंड के साथ मॉनिटरिंग कर रहे होते हो। और आपको कहा था ना मैंने कि जब जीएनएच एगोनिस्ट दिए जाते हैं तो फिर अल्ट्रासाउंड के साथ मॉनिटरिंग करनी होती है। और दूसरी चीज़, जीएनएच एंटागोनिस्ट अब यूज़ करने शुरू कर दिए, क्योंकि जीएनएच एगोनिस्ट ज़्यादा स्टिमुलेशन करवा देते हैं, तो अब जीएनएच एंटागोनिस्ट मार्केट में आ गए और ज़्यादातर उनको प्रेफर किया जा रहा है, ठीक है।